बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लिनिकल्स ऑफ लोअर लिम्ब की पार्ट 2 के वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें बेसिकली हम मीडियल कंपार्टमेंट और एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई के क्लिनिकल्स को पढ़ रहे होंगे। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में एक वो हैमस्ट्रिंग इंजरी थी और वो हम ग्लूटियल लीजन के साथ पढ़ चुके हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कॉन्टूजन्स इन द थाई, जिनको आम तौर पर कहा जाता है हिप पॉइंटर। ठीक हो गया, यानी स्पोर्ट्स में जब हिप पॉइंटर की टर्म यूज़ की जाती है तो उससे मुराद कॉन्टूजन होता है। एंटीरियर साइड पे कोई ना कोई कॉन्टूजन होती है। ठीक है, अच्छा, कॉन्टूजन का मतलब होता है कोई इंटरनल इंजरी, यानी कोई ब्लड वेसल डैमेज हो गई है तो उसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो गई है, मसल डैमेज होता है, टेंडन डैमेज हो जाता है, बाहर से स्किन पे कोई इंजरी नज़र नहीं आ रही और अंदर डैमेज होगा। जिस तरह नील पड़ता तो भी ऐसे ही होता है कि बाहर से स्किन सही होती है लेकिन अंदर ही अंदर कोई ना कोई डैमेज हो चुका होता है। ठीक है, तो इसको हम कॉन्टूजन कहते हैं। फिर इसी तरह वो बता रहे हैं कि हिप पॉइंटर में कुछ ज़ाहिर बात है जो बोन्स और मसल्स की अटैचमेंट होती हैं तो वो भी अलग हो सकते हैं। जिस तरह से एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पे सार्टोरियस लगा होता है वो अलग हो सकता है। एंटीरियर पोस्टीरियर इलियक स्पाइन पे आपके पास रेक्टस फेमोरस लगा होता है और इसी तरह ईस्टियम पे हैमस्ट्रिंग्स वगैरह। तो ये सारे इश्यूज आ सकते हैं आपके पास ये हिप पॉइंटर में। फिर इसी तरह एंटीरियर थाई की पेन के लिए एक कॉमनली यूज होने वाली टर्म है चार्ली हॉर्स। ठीक है, इसमें होता यही है बेसिकली ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई थाई का जो मसल है उसके अंदर क्रैम्प्स आ जाते हैं या कोई इस तरह का इशू रहता है या कोई ब्लड वेसल वगैरह रप्चर हो जाती है जिसकी वजह से खून निकलता है इंटरनली। ठीक है, इंटरनली ब्लीडिंग होती है और ब्लड क्लॉट फॉर्म हो जाता है, हीमाटोमा फॉर्म हो जाता है, तो इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं। अच्छा, आमतौर पे ये जो हीमाटोमा फॉर्म होता है ये भी क्वाड्रिसेप्स की साइड पे कॉमनली फॉर्म होता है। ठीक है, कि जो आपके एंटीरियर थाई के 4 मसल होते हैं ना जिनको हम क्वाड्रिसेप्स कहते हैं, तो यहीं पे ये भी ज्यादा कॉमनली फॉर्म हो रहा होता है। तो ये आपने देख लिया मुख्तलिफ कॉन्टूजन्स जो आपके पास हो रही हैं थाई के अंदर। किस्सा मुख्तसर से ये कि कोई आपसे चार्ली हॉर्स का पूछे या हिप पॉइंटर का पूछे तो ये एंटीरियर थाई में कोई ना कोई इंटरनल इंजरी है। ठीक हो गई बात। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्लिनिकल आता है हमारे पास स्वास एबिसिस। ये निबंधन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये KLM के अलावा BD वगैरह में भी लिखा हुआ है, जरा इंपॉर्टेंट है ये क्लिनिकल। ठीक हो गया। अच्छा, पहले देखा जो स्वास मेजर मसल है ना, इसका ओरिजिन है एब्डोमेन में। एब्डोमेन में वर्टिब्रल कॉलम से इसका ओरिजिन है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि वर्टिब्री से और ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क से इसका ओरिजिन होता है। ठीक हो गई बात। अब जब इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए या यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस का जिक्र किया हुआ है KLM में, और भी मुख्तलिफ तरह की इन्फेक्शन हैं, कोई किडनी इन्फेक्शन हो जाती है, मसल की अपनी इन्फेक्शन हो सकती है, बहुत सारी टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकती हैं। ठीक है, किस्सा मुख्तसर ये है कि कोई इन्फेक्शन होती है और वो इन्फेक्शन स्प्रेड करके इस मसल में आती है, नीचे वाली साइड एब्डोमेन से इन्फेक्शन आई और वो इस मसल में आ गई जिसकी वजह से आपको पेन वगैरह फील होती है। अच्छा, अब ये मसल इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे से भी गुजर रहा होता है। ठीक है, तो कई दफ़ा इंग्वाइनल लिगामेंट की साइड पे या उस साइड पे आपको पेन फील होती है। ठीक, पंगा सबसे बड़ा ये है कि इस जगह पे आमतौर पे पेन फेमोरल हर्नियाज वगैरह की वजह से होती है। ठीक है, तो क्लिनिकली कई दफ़ा डॉक्टर्स को गलती लग जाती है कि होता स्वास एबिसिस है, जो इस साइड पे पेन होती है वो स्वास एबिसिस की वजह से होती है और उनको लगता है कि ये कोई फेमोरल हर्निया है। ठीक है, तो क्लिनिकली ये एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसको मिसअंडरस्टैंड किया जाता है कई दफ़ा। बाकी यही बातें हैं कि इसकी वजह से थाई में, हिप जॉइंट में, इवन नी जॉइंट में पेन हो सकती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्लिनिकल की तरफ चलते हैं। पैरालिसिस ऑफ क्वाड्रिसेप्स। क्वाड्रिसेप्स मतलब थाई के जो एंटीरियर मसल्स हैं, वास्टस, लेटरलिस, मीडियलिस, ये वो, इनका पैरालिसिस हो जाएगा तो जाहिर सी बात है नी जॉइंट को एक्सटेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं वो ऊपर चलते हुए घुटने पे हाथ रख रहे होते हैं क्योंकि उसके बगैर टांग को स्ट्रेट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये वीडियो देखिएगा, ये पेशेंट शो किया हुआ है, तो ये हाथ रख के हाथ से सपोर्ट लेते हैं अपनी वॉक के लिए। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट क्लिनिकल की तरफ चलते हैं। कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला। ठीक है, कॉमनली इसको रनर्स नी भी कहते हैं। होता ये है कि जिस रीजन में पटेला होती है यहाँ पे पेन होती है, एकिंग होती है। ठीक है, ये आमतौर पे मैराथन रनर्स में होती है जो अपने नीज का बहुत एक्सटेंसिव यूज़ करते हैं, और वैसे ये कोई एक्सट्रीम फ्लेक्शन ऑफ द नी की वजह से भी हो सकती है या कोई ब्लो टू द पटेला यानी पटेला पे चोट लगने की वजह से भी हो सकती है। ठीक हो गया। देर बाद में कह लें कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला यानी पटेला की दर्द। ठीक है, नेक्स्ट आता है एबनॉर्मल ऑसिफिकेशन ऑफ पटेला। होता असल में ये है कि जब बेबी की बर्थ होती है तो उसके अंदर ये एज अ बोन नहीं बल्कि एज कार्टिलेज होती है और ऑसिफिकेशन हो रही होती है। ठीक है, ये बोन बन रही होती है और कई ऑसिफिकेशन सेंटर, आमतौर पे एक से ज़्यादा ऑसिफिकेशन सेंटर्स मिल के ये एक बोन बने जिसको हम कहते हैं पटेला। ठीक है, अब अगर कोई एबनॉर्मेलिटी ऐसी हो जाए कि वो ऑसिफिकेशन सेंटर्स मिल के एक बोन ना बन सकें तो हो सकता है वो 2 बोन्स बन जाएं
जिसको हम यहाँ पे उन्होंने वर्ड यूज़ किया हुआ है बायपार्टाइट, या 3 बोन्स बच जाए ट्राईपार्टाइट, तो ऐसी एब्नॉर्मेलिटी हो जाती है। तो होता ये है जब हम एक्सरे वगैरह करवाते हैं तो उस बच्चे के अंदर तो ऑसिफिकेशन के अंदर इस तरह से 2 पटेला बन गई थी, हमें लगता है कि यार इसके अंदर कोई पटेला का फ्रैक्चर हो गया है, कोई इस तरह की गड़बड़ हो गई है। ठीक हो गई बात। तो ये भी एक मिसलीडिंग किस्म की चीज़ है कि होता कुछ है और हमें लगता फ्रैक्चर है। ठीक, अब नेक्स्ट क्लिनिकल की तरफ चलते हैं, वो है पटेलर टेंडन रिफ्लेक्स। अच्छा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल भी है और बड़ा इंटरेस्टिंग सा भी है। इसको अब याद इस तरह से कर लें कि डॉक्टर पेशेंट को थोड़ा मारता है और पेशेंट डॉक्टर को ठुड्डा मारता है। ठीक है, होता असल में ये है कि फेमोरल नर्व, कुछ स्पाइनल नर्व्स की इंटेग्रिटी को चेक करने के लिए कि वो सही से काम कर रही है या नहीं, तो पेशेंट की टांग जब लटकी हुई होती है ना नॉर्मली, तो उस पोजीशन में हम पटेलर लिगामेंट या लिगामेंटम पटेली के ऊपर स्ट्राइक करते हैं। जब इसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं ना तो फेमोरल नर्व स्टिमुलेट हो जाती है। वो स्टिमुलेट होती है तो वो सप्लाई कर रही होती है आपके क्वाड्रिसेप्स को। क्वाड्रिसेप्स स्टिमुलेट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से घुटना एक्सटेंड कर जाता है या कह लें टांग सीधी हो जाती है। ठीक है, तो हमें पता चल जाता है कि फेमोरल नर्व वगैरह सही से काम कर रहे हैं। तो अगर तो स्ट्राइक करने से ये रिफ्लेक्स हो रहा है तो फिर तो सारी नर्व्स वगैरह ठीक है। अगर ये रिफ्लेक्स किसी वजह से नहीं हो रहा, एब्सेंस ऑफ रिफ्लेक्स है, तो फिर कोई ना कोई नर्व में इशू ज़रूर है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आता है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ग्रेसिलस। सीधी सी बात है, थाई के मीडियल कंपार्टमेंट का या एडक्टर कंपार्टमेंट का बड़ा खूबसूरत सा लंबा सा पतला सा मसला है ग्रेसिलस। इसको हम अगर हम निकाल के कहीं और ट्रांसप्लांट कर लेते हैं तो फंक्शन में या इंसान की गेट में ज़्यादा इशू नहीं आता। ठीक है, इसलिए ख़ास तौर पे हैंड में अगर किसी के फारे हो गए हैं मसल्स वगैरह या कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया है तो हम ग्रेसिलस को निकालते हैं, ग्रेसिलस के पीसेस जो है वो हैंड में लगा देते हैं और उनमें नर्व्स वगैरह दे देते हैं, तो हाथ बेहतर काम करना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया, तो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ग्रेसिलस एक सिग्निफिकेंस हो गई। फिर इसके बाद आता है ग्रोइन पुल। पहले तो देखिए ग्रोइन होती कौन सी जगह है, तो जिस जगह पे ट्रंक ऑफ द बॉडी और लेग जुड़ रही होती है उसको हम कहते हैं ग्रोइन। और एंटीरियर कंपार्टमेंट के यानी फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के और एडक्टर कंपार्टमेंट के यानी मीडियल कंपार्टमेंट होता है, इनका ज़्यादातर मसल का ओरिजिन ग्रोइन से ही हो रहा होता है। ये वास्टस मीडियालस लिटरलस हो गए और एडक्टर लॉन्गस ब्रेविस, ये ग्रोइन से हो रहा होता है। ठीक है, तो जब कहते हैं ना ग्रोइन पुल, तो असल में इन मसल्स की कोई टेयरिंग हुई होती है या कोई स्ट्रेन आया होता है या इनकी अटैचमेंट में कोई इशू आया होता है जिसकी वजह से एक पेन होती है और इस जगह पे। और इसका कॉज क्या है, आखिरी दौरान उन्होंने बताया हुआ है कि आमतौर पर जो क्विक स्टार्ट होता है ना वार्म अप के, यानी बहुत स्प्रिंटिंग हो गई या इस तरह के स्पोर्ट्स हैं, इनके अंदर इस तरह के इशूज आ जाते हैं जिनको हम कहते हैं ग्रोइन पुल। ठीक हो गया जी। फिर नेक्स्ट निकल आता है हमारे पास इंजरी टू एडक्टर लॉन्गस। ठीक है, ये एडक्टर लॉन्गस के स्ट्रेन्स, इनको हम बेसिकली राइडर्स स्ट्रेन भी कहते हैं क्योंकि ये आमतौर पे जो लोग हॉर्स राइडिंग करते हैं उनके अंदर होता है। बेसिकली जब हॉर्स राइडिंग करते हैं ना तो हम दोनों टांगों से घोड़े को ग्रिप करते हैं, तो ये जो एडक्टर कंपार्टमेंट ऑफ थाई को बहुत यूज़ किया जाता है, उसकी वजह से स्ट्रेन आ जाती है कई दफ़ा। बल्कि इस साइड पे जो टेंडन है उनके अंदर एबनॉर्मली बोन प्रोड्यूस हो जाती है, उसको हम राइडर्स बोन कहते हैं। ठीक है, तो हॉर्स राइडर्स के अंदर आमतौर पे ये इंजरी टू एडक्टर लॉन्गस होती है। सिंपल से क्लिनिकल था। फिर नेक्स्ट क्लिनिकल आता है फेमोरल आर्टरी के बारे में, जो कि आपको पता है कि आपकी थाई की मेन आर्टरी है। ठीक है, सबसे पहले वो बताते हैं कि इसकी ब्रांचेस निकलने से पहले इसको कुछ लोग कॉमन फेमोरल आर्टरी भी कहते हैं, और चूंकि ये काफ़ी सुपरफिशियल होती है इसलिए कुछ सर्जन इसको सुपरफिशियल आर्टरी भी कहते हैं। हालांकि ये रिकमेंडेड नहीं है, इसको सुपरफिशियल कहना नहीं चाहिए, बस ये वो बातें लिखी हैं पहले पैराग्राफ में। फिर वो बताते हैं कि इसको पैल्पेट किस तरह से करना है। तो पैल्पेट करने के लिए आपने अपने हैंड की जो स्मॉल फिंगर है उसको रखना है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पे और थंब को रखना है आपने प्यूबिक टुबरकल पे। ठीक है, जब ऐसा रखेंगे ना तो अब आपके हाथ के पाम में और पाम वाली जगह पे आपको फेमोरल आर्टरी फील होगी या पैल्पेट होगी। तो ये उन्होंने आपको पैल्पिटेशन के बारे में बता दिया इसकी। इसी तरह से वो बताते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि थाई में जो ब्लड सप्लाई है उसको थोड़ा कम करें यानी फेमोरल आर्टरी को कंप्रेस करें, तो इसी जगह से आप फेमोरल आर्टरी को कंप्रेस भी कर सकते हैं, जिससे आगे थाई की जो ब्लड सप्लाई है वो थोड़ी कम हो जाती है। फिर बड़े मजे का कॉन्सेप्ट आता है आपके पास लेफ्ट कार्डियल एंजियोग्राफी का, कार्डियक एंजियोग्राफी का। यानी अगर हार्ट तक आपने कोई कैथेटर पहुंचाना है, लेफ्ट हार्ट तक आपने कैथेटर पहुंचाना है, तो करते ये हैं कि फेमोरल आर्टरी में यहाँ से कैथेटर को डालते हैं और उसको पुश करते रहते हैं। वो ऊपर चली गई जनाब इलियक आर्टरी में, करते करते वो एओर्टा से होते हुए आपके लेफ्ट हार्ट तक पहुँचा देते हैं हम उसको। ठीक है, और वहाँ से फिर आपने जो भी एंजियोग्राफी करनी होती है, एंजियोप्लास्टी करनी होती है वो कर लेते हैं। तो ये आप देखें किस तरह से येलो कलर का कैथेटर उन्होंने यहाँ से डाला टिल द हार्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है लेसरेशन ऑफ द फेमोरल आर्टरी। अब चूंकि फेमोरल आर्टरी स्किन के करीब है तो इसलिए सामने को जख्म लगा, को वोंड हुआ तो ये जो है ये लेसरेट कर जाएगी, ये रप्चर कर देगी। और फेमोरल आर्टरी के बिल्कुल करीब भी फेमोरल वेन होती है, इसलिए आमतौर पर फेमोरल आर्टरी और वेन दोनों कट जाते हैं।
अच्छा, जब ऐसा कोई जख्म हो जाए ना जिसमें फेमोरल आर्टरी और वेन दोनों कट जाएं, तो कई दफ़ा होता है कि फिर दोबारा डेवलप होते हुए आर्टरी और वेन का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन बन जाता है, तो वो आर्टरी और विनस शंट भी यहाँ पे डेवलप हो सकता है। तो होता यही है कि ज़ाहिर सी बात है, जब आर्टरी कटेगी, फेमोरल आर्टरी कटेगी, तो ब्लड सप्लाई बड़ी इफेक्ट हो जाएगी थाई में। लेकिन उसका हल ये होता है कि आपको पता है कि क्रूशिएट एनास्टोमोसिस और मुख्तलिफ एनास्टोमोसिस बन रहे होते हैं आपके यहाँ पे, यानी इर्द गिर्द की आर्टरीज आके मिल रही होती हैं। तो अगर इस आर्टरी से नहीं आएगा तो बाकी आर्टरी से आ जाएगा, मतलब गुजारा बंदे का हो जाता है। इसके बाद KLM एक पोटेंशियली लीथल मिसनोमर का जिक्र करता है, यानी गलत फहमी जो कि बहुत खतरनाक हो सकती है। बात बस असल में ये है कि जो फेमोरल वेन है ना, इसको सुपरफिशियल समझा जाता है। ये बहुत गलत सोच है, बजाय सुपरफिशियल बिल्कुल भी नहीं है। समझ आता है कि सुपरफिशियल है, और आम तौर पे कि जो एम्बोला है ना, एम्बोलस फॉर्म होता है, वो सुपरफिशियल नहीं बल्कि डीप वेन में फॉर्म होता है। ठीक है, तो हम ये समझते हैं कि जो लोग ये समझते हैं कि ये सुपरफिशियल है, तो वो इसको इग्नोर कर रहे होते हैं, जबकि फेमोरल वेन के अंदर पल्मोनरी एम्बोलाई बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। यानी यहाँ पे थ्रोम्बस बनता है, फिर वो निकल जाता है यहाँ से, एम्बोलस बन गया, फिर वो हार्ट में गया और वहाँ से लंग्स में चला जाता है। ये लीथल हो सकता है, इसलिए इसको हल्का नहीं लेना भाईजान, इसको सुपरफिशियल नहीं समझना है, ये डीप वेन ही। ठीक हो गई बात। तो ये एक लीथल मिसनोमर है, गलत फहमी है। नेक्स्ट आया था हमारे पास सेफिनस वैरेक्स। सिंपल सी बात है, ग्रेट सेफिनस वेन का वो पोर्शन जो यहाँ पे फेमोरल वेन के करीब होता है ना, या फेमोरल ट्रायंगल के करीब होता है, उस पोर्शन में डायलेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये भी फेमोरल ट्रायंगल, या आप कहते हैं ग्रोइन वाली जगह पे स्वेलिंग है। तो अब मसला ये है कि सोयास एब्सिस में भी यहीं पे स्वेलिंग हुई थी, फेमोरल हर्निया में भी यहीं पे स्वेलिंग हुई थी, तो पता क्या चलेगा कि सेफिनस वैरेक्स है। तो वो ये कह रहे हैं अगर किसी बंदे को वेरिकोज वेन्स है ना, ठीक है, तो फिर आप गौर करें, फिर चांसेस हैं कि इसके सेफिनस वैरेक्स ही होगा। और अगर वेरिकोज वेन्स नहीं है तो फिर देखें, हो सकता है उसको सोयास एब्सिस हो या फेमोरल हर्निया हो। तो डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये भी। फिर नेक्स्ट आ जाता है लोकेशन ऑफ फेमोरल वेन। वैसे तो ये पैल्पेबल नहीं होती, बाहर से हम फील नहीं कर सकते आमतौर पे, लेकिन चूंकि हम फेमोरल आर्टरी को फील कर सकते हैं और हमें पता है कि ये फेमोरल आर्टरी के बिल्कुल क्लोज होती है, तो इस चीज़ की लोकेशन में पता चल जाती है। अच्छा, बहुत पतले लोगों में हो सकता है कि ये फेमोरल वेन जो इस सर्फेस के काफ़ी करीब हो और हम कन्फ्यूज हो जाए, हमें लगे कि ये ग्रेट सेफिनस वेन है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि ग्रेट सेफिनस वेन आपको पता थोड़ी सुपरफिशियल होती है। लेकिन जनाब, फेमोरल वेन और ग्रेट सेफिनस वेन का फ़र्क करना बड़ा ज़रूरी है, ख़ास तौर पे अगर आप वेरिकोज वेन्स के लिए सर्जरी कर रहे हैं और ग्रेट सेफिनस वेन को टाई ऑफ करना है और आप गलती से कर दें फेमोरल वेन को टाई ऑफ, तो बड़ा डेंजरस हो जाएगा। इसलिए सर्जरी के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम वाज़ह करें कि कौन सी फेमोरल वेन है और कौन सी ग्रेट सेफिनस वेन है। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट निकल आता है कैनुलेशन ऑफ फेमोरल वेन। भाई फेमोरल वेन पे आप कैनुला भी लगा सकते हैं। यहाँ से अगर आपने कोई ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करना हो या कोई ब्लड सैंपल्स लेने हो तो उसके लिए, या कोई अगर फ्लूइड्स को एडमिनिस्टर करना है तो वो भी आप फेमोरल वेन के अंदर कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह जिस तरह लेफ्ट हार्ट में पहुंचने के लिए हम फेमोरल आर्टरी से गए थे ना, हमने कहा था लेफ्ट हार्ट का एंजियोग्राफी में बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इसी तरह अगर राइट हार्ट तक पहुंचना हो, यानी राइट कार्डियक एंजियोग्राफी करनी हो, तो हम फेमोरल वेन से भी कैथेटर को डालते हैं और वो ऊपर जाते 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 वेना कैवा से होते होते राइट हार्ट तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो राइट कार्डियक एंजियोग्राफी में भी हम फेमोरल वेन को यूज़ कर सकते हैं। लो जी, अब आ गया बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्लिनिकल, फेमोरल हर्निया, ये नहीं भूलना। अच्छा, फेमोरल हर्निया को समझते हैं। तो सबसे पहले तो लोकेशन देखिएगा कि ये अगर आपके पास बंदा है तो उसकी थाई का जो एंटीरियर पोर्शन है ना, ये वाला, वो मैंने आपके पास यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, जिसमें ये आपके पास इंग्वाइनल लिगामेंट है। ठीक हो गया बात। अच्छा, इंग्वाइनल लिगामेंट से यहाँ पे नीचे आपके पास एक फेमोरल ट्रायंगल बन रहा होता है। ठीक है, ट्रायंगल्स होता है, यहाँ पे सार्टोरियस होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमस होता है, एक ट्रायंगल से फॉर्म हो रहा होता है। इस ट्रायंगल के कंटेंट्स में हम पढ़ते हैं, इसके अंदर से एक आर्टरी भी गुजर रही होती है, उसको हम कहते हैं फेमोरल आर्टरी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से एक वेन भी गुजर रही होती है, फेमोरल वेन, और कुछ लिम्फ नोड्स वगैरह इधर होते हैं, इधर एक नर्व भी होती है। खैर, ये जो आर्टरी, वेन और लिम्फ नोड्स है ना, इनके इर्द गिर्द एक शीथ होती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी जिस तरह से ये तीन चीजें हैं ना, आर्टरी, वेन और लिम्फ नोड, इन तीनों के इर्द गिर्द एक शीथ सी मौजूद होती है। उस शीथ को हम कहते हैं फेमोरल शीथ। समझ आ गई बात? फेमोरल शीथ। अच्छा, फेमोरल शीथ इस तरह से होती है कि वो ना सिर्फ इन तीनों के इर्द गिर्द होती है, बल्कि वो इन तीनों को आपस में सेपरेट भी कर रही होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां से कट करूं और ऊपर से देखूं, यानी क्रॉस सेक्शन देखूं, तो अगर ये है ना आपके पास, ये क्रॉस सेक्शन आएगा आपके पास आर्टरी का। ठीक, क्रॉस सेक्शन किया मैंने, ऊपर से देख रहे हैं हम, और ये आपको नजर आएगी कि यहाँ पे एक वेन भी जा रही है, और ये आपको नजर आएगा कि अच्छा साइड पे कुछ लिम्फ नोड्स वगैरह भी हैं। तो फेमोरल शीथ पता है किस तरह की नजर आएगी? यूं।
समझ रहे हैं बात को, यानी उसने एक दूसरे के बीच में कंपार्टमेंट्स भी किए हुए होते हैं। तो ये आपको नजर आएगी फेमोरल शीथ। अब जो सबसे मीडियल कंपार्टमेंट है, या वो कंपार्टमेंट जिसके अंदर ये लिम्फ नोड्स वगैरह हैं, ये वाला कंपार्टमेंट, यहां पे जो कंपार्टमेंट होगा सबसे मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ फेमोरल शीथ, उसको हम कहते हैं फेमोरल कैनाल। ठीक हो गई बात? क्या कहते हैं, यहां पे जो एक कैनाल सा फॉर्म होगा उसको हम क्या कहते हैं, फेमोरल कैनाल। डन हो गई बात। और जो फेमोरल कैनाल की ऊपर ओपनिंग होती है उसको हम कहते हैं फेमोरल रिंग। यानी अगर मैं समझूं कि 2 सेकंड में कुछ और यूज करता हूं, मिसाल के तौर पे ये आपके पास फेमोरल कैनाल है, ठीक है, इसके अंदर लिम्फ नोड्स वगैरह मौजूद हैं। तो फेमोरल कैनाल के ऊपर यहां पे जो इसकी ओपनिंग है ना, उसको हम कहेंगे फेमोरल रिंग। ठीक है, ये बेसिकली पोर्शन होता है जिसकी वजह से फेमोरल हर्निया हो रहा होता है। अगर इस फेमोरल कैनाल के अंदर ऊपर से कोई फालतू चीज घुस जाए और कोई इस तरह का इशू बन जाए, उधर स्वेलिंग वगैरह हो जाए, तो उसको हम कह देते हैं फेमोरल हर्निया हो गया है। समझ रहे हैं बात को? अच्छा, ये तो मैंने आपको फेमोरल कैनाल, फेमोरल रिंग समझा दिया। अब एक और चीज देखिएगा, आपको पता है स्किन का सुपरफिशियल फेशिया होता है, फिर उसके नीचे डीप फेशिया होता है। अब सारी सरफेस के ऊपर एक डीप फेशिया तो होता ही होता है, ठीक है, लेकिन फेमोरल ट्रायंगल के ऊपर के डीप फेशिया में एक सुराख मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं सेफनस ओपनिंग। ठीक है, यहां पे जो डीप फेशिया है उसके अंदर एक सुराख मौजूद है, उसको हम कहते हैं सेफनस ओपनिंग। कई दफा होता ये है कि जो ऊपर एब्डोमेन की स्मॉल इंटेस्टाइन्स वगैरह हैं वो आपके फेमोरल कैनाल में घुस गई, उसका एक लूप, तो फेमोरल कैनाल बहुत फूल गया, और फिर वो सेफनस ओपनिंग से निकल के और ऊपर आ गई। तो बल्कि अब ये चीज मैंने एक कुछ थ्योरेटिकली बताई है, समझ बेहतर आपको तब है कि जब मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा। तो अब आपको मैं डायग्राम दिखाता हूँ। तो ये डायग्राम है हमारे पास फेमोरल हर्निया की। सबसे पहले तो ऊपर आप देखें जो 3 कंपार्टमेंट्स बन रहे हैं। सबसे लेटरल कंपार्टमेंट में वो रेड कलर की फेमोरल आर्टरी गुजर रही है, ठीक है। फिर उससे मीडियल आए तो ब्लू कलर की फेमोरल वेन गुजर रही है, और सबसे मीडियल कंपार्टमेंट है जिसके मुंह को मैंने हाईलाइट किया हुआ फेमोरल रिंग है, ठीक है। इस कंपार्टमेंट को मैंने बताया फेमोरल कैनाल कहते हैं, और इसकी ओपनिंग को हम फेमोरल रिंग कहते हैं। इस फेमोरल रिंग के अंदर आप देख सकते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो घुस गई है, और इस फेमोरल रिंग के अंदर एक को स्वेलिंग सी कॉज कर रही है, और फिर इस फेमोरल रिंग से निकलने के बाद आगे सेफनस ओपनिंग से वो बाहर आ गई है, देख रहे हैं आप। तो बेसिकली फेमोरल रिंग का कसूर था कि उसने स्मॉल इंटेस्टाइन को इतनी जगह दी, वंस जगह दे दी, फिर वो फेमोरल कैनाल में घुसी, फिर वो सेफनस ओपनिंग से निकली, और एक इंसान को स्वेलिंग फील होती है। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम इसको कट कर सकते हैं, सर्जिकली ट्रीट करते हैं। और जब कट करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन की ब्लड वेसल्स वगैरह रप्चर होती हैं, कुछ सेल्स की डेथ होती है, वो सारा कुछ देर बाद होगा ही होगा, लेकिन ख्याल ये रखना है कि कोई आर्टरी ना कट जाए उससे। नेक्स्ट क्लिनिकल इसी से रिलेटेड है एसेसरी ऑब्चुलेटर आर्टरी। असल में कुछ लोगों में एसेसरी ऑब्चुलेटर आर्टरी होती है, यानी कि इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी की एक प्यूबिक ब्रांच होती है जो कि ऑब्चुलेटर आर्टरी के पास जाना चाहती है, वो ना फेमोरल हर्निया के बड़े करीब से गुजरती है। तो कॉम्प्लेक्सिटी ये होती है कि कई जगह फेमोरल हर्निया को ट्रीट करते हुए, उसको स्ट्रैंगुलेट करते हुए अगर ये आर्टरी कट जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए एहतियात करनी होती है कि कोई आर्टरी ना कट जाए उससे। ठीक हो गया, तो ये सिंपल सी चीज़ थी क्लिनिकल की। अब हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट थी इन क्लिनिकल्स में से। तो ये कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स हैं। सोयास एबसिस, वो जो इन्फेक्शन थी, इसी तरह कॉन्डोमिलेशन पटेला, नी जर्क रिफ्लेक्स, वो जो पटेलर टेंडन रिफ्लेक्स था ना, वही नी जर्क रिफ्लेक्स। फिर फेमोरल आर्टरी कंप्रेशन, यानी अगर आपसे पूछे कि थाई में ब्लड सप्लाई को रोकना हो तो फेमोरल आर्टरी को कहाँ से कंप्रेस करना है वो पता होना चाहिए। सेफनस वैरेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और फेमोरल हर्निया तो इम्पॉर्टेंट का भी इम्पॉर्टेंट है ना ही पूछो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक होगी बात। और बाकी बातें वैसे ये भी पता होना चाहिए कि ट्रांसप्लांटेशन के लिए अगर मसल चाहिए तो कौन सा मसल चाहिए वो आपको पता है, ग्रेसिलस यूज़ होगा उसके लिए। और बाकी बस जनरल बातें हैं, उनका एक कॉन्सेप्ट सा हो, ठीक है, वरना पेपर में यही चीज़ें आती हैं जो मैंने यहाँ पे एनलिस्ट कर दी हैं। ठीक हो गया। बाकी अब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।